पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम बात करेंगे भाषा तथा व्याकरण की। भाषा तथा व्याकरण दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना व्याकरण के हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना नहीं सीख सकते। उसी तरह से व्याकरण का स्वरूप भाषा के बिना व्यर्थ है। तो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है व्याकरण की। उसी तरह से व्याकरण हमें जानकारी देता है भाषा के विषय में। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा क्या होती है और भाषा कहते किसे हैं। बच्चों, जब आप खेलते हैं तब खेल में आपके हाथ पैर ही नहीं चलते, बल्कि आप अपने साथियों के साथ बातचीत भी करते हैं। आप उनसे कुछ कहते हैं और वे आपसे कुछ कहते हैं। वे आपकी बात सुनते हैं और आप उनकी बातें सुनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप लोगों के बीच यह कहना सुनना कैसे होता है? वास्तव में इस कहने सुनने के लिए किसी न किसी भाषा को माध्यम बनाया जाता है। वह भाषा कोई भी भाषा हो सकती है। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, कोई भी भाषा हो सकती है। इसी तरह आपका कोई मित्र किसी दूसरे शहर में हो, तब एक दूसरे को इंटरनेट के द्वारा संदेश लिखकर आप भेज सकते हैं। इस प्रकार लिखने के लिए भी आप किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब भी हमें अपने मन की बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुँचानी होती है, तब हम या तो बोलकर या लिखकर अपनी बात व्यक्त करते हैं। अर्थात भाषा का कार्य है विचारों का आदान प्रदान करना। अगर मनुष्य के पास भाषा ना होती तो उसकी स्थिति भी पशु पक्षियों जैसी होती। आपने देखा होगा कि पशु पक्षी बोलकर आवाज़ें तो निकाल लेते हैं, लेकिन हमारी तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसका कारण यही है कि उनके पास भाषा नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। तो भाषा का कार्य क्या हुआ? भाषा का कार्य हुआ विचारों को आदान प्रदान करना। आदान प्रदान करने का मतलब होता है अपने विचार दूसरों को सुनाना या लिखना और दूसरों के विचारों को सुनना या पढ़ना। बच्चों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी बात इशारों से किसी को समझा देते हैं। तो क्या हम इशारों को भी भाषा कह सकते हैं? आपने देखा होगा कि कई बार हम अपना सिर हिलाकर किसी काम को मना करते हैं या फिर अपना सिर हिलाकर किसी काम के लिए अपनी स्वीकृति दे देते हैं। कई बार हम अपने हाथों का भी इशारा करते हैं और जैसे कक्षा में अध्यापिका होठों पर उंगली रखकर आपको चुप रहने का संकेत देती है। तो इन सभी बातों में आपने इशारों का इस्तेमाल किया। हम इशारों से अपनी बात दूसरों को समझा तो सकते हैं, लेकिन इशारे पूरी सूचना नहीं देते। इसीलिए इशारों को हम भाषा नहीं कह सकते। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाषा वह है जिसके अंतर्गत मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है। अब भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो मुख से बोली जाए उसे कहते हैं मौखिक भाषा। जैसे जब व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है, तब भाषा का वह मौखिक रूप कहलाता है। इसका आधार मनुष्य के मुख से निकलने वाली हर छोटी से छोटी ध्वनि या आवाज़ है। इन ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं और इन्हीं वाक्यों का प्रयोग हम अपनी बातचीत में करते हैं। जैसे अध्यापिका द्वारा कक्षा में आपको पढ़ाना, कहानी सुनाना, भाषण देना आदि सभी हमारी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। जानते हैं कि लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा, जैसे इसके भी नाम से ही आपको पता चल रहा है, जब व्यक्ति लिखकर अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाता है, तब भाषा का वह लिखित रूप होता है। लिखित भाषा में मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिखित चित्र या चिन्ह बनाकर प्रयोग किए जाते हैं,
जिसे हम कहते हैं वर्ण। और वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द, और यही शब्द जब आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वह बनाते हैं वाक्य, जिनका प्रयोग लिखने में किया जाता है। जैसे पाठ्य पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, आपकी किताबें, यह सभी भाषा का लिखित उदाहरण है। बच्चों, आपको पता है कि भारत एक विशाल देश है और भारत में अनेक राज्य हैं। उसी तरह से भारत में अनेक भाषाएं भी बोली जाती हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत में कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। हिंदी, उर्दू, असमिया, बंगला, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, मणिपुरी, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, संस्कृत, कोंकणी, मराठी, नेपाली, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, ये 22 भाषाएं हैं जिन्हें भारतीय संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त है। बच्चों, आपको एक महत्वपूर्ण सूचना और दे दें कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तभी से यह दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।